चलिए बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि किस तरह से आपके रेजिस्टेंसेज का क्या आपस में कोरिलेशन है, रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या प्रतिरोधकता जो है आपके किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो उसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल दिया गया है, उदाहरण आपका 12.5 है एनसीईआरटी के बुक में। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। चलिए, तो इसमें सारी चीज़ों को लिखते हैं। तो इसमें लेंथ हमारा क्या दिया गया है 1 मीटर और टेम्परेचर आपका दिया गया है 20 सेंटीग्रेड। तो T इज इक्वल टू हमने डाल दिया 20 सेंटीग्रेड। और वैद्युत प्रतिरोध मतलब कि R हमारा रेजिस्टेंस दिया गया है 26 ओम्स। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, मतलब डायमीटर हमें दिया गया 0.3 मिलीमीटर, तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। तो चलिए पहले आप याद करते हैं कि हमें प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला बताया गया था। फॉर्मूला हमने सीखा था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होता है, एरिया। तो अगर हम तार की बात करें तो वो एक तरह से एक सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो एक सर्किल बनेगा। तो सर्किल बनेगा तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आर को d/2 लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा पाई d²/4। अब चलिए इस वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। पाई इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा हो गया एरिया। और इस सारी चीज़ों को हम इसमें पुट इन करते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या था, रो इंटू एल बाई कैपिटल ए। रो की वैल्यू हमें नहीं पता है, एल की वैल्यू हमें पता है 1 मीटर डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 4, राइट। अब इसमें अब R की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आ जाएगा 26 ओम्स इज इक्वल टू 4 रेजिस्टिविटी इंटू पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶। अगर इसे आप रो निकालना चाहें तो रो की वैल्यू आ जाएगी 26 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4। सो हम लोगों ने रो की वैल्यू निकाली। रो इज इक्वल टू 26 इंटू पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ बाई 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। और अगर आपको टेबल आपके बुक का रेफ़र करेंगे तो ये जो पार्टिकुलर रो है ये मैग्नीज के रजिस्टिविटी के आसपास आता है। तो जो भी हमारा वायर बना होगा ये मैग्नीज से बना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें अगर हम फिर से देख लेते हैं, पहले हमने जो जो चीज़ें दी गई थी उसे अंकित किया। पहले एल को हमने 1 मीटर लिया, टेम्परेचर हमने यहाँ से उठाया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हमने वैद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस 26 ओम लिखा। फिर इसके साथ साथ हमने जो व्यास या डी हमारा दिया गया था 0.3 मिलीमीटर, देन हमने जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको मेंशन किया। और फिर सारी वैल्यूज़ को पुट करने की कोशिश की हमें। सो हमें आर की वैल्यू पता थी तो आर की वैल्यू मेंशन कर लिया, और एल की वैल्यू पता थी तो हमने एल को डाल दिया। बट हमें एरिया नहीं पता था। तो चूंकि वायर है तो वायर में एरिया आपका क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। डैट मीन्स हमारा पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। हमने पाई आर स्क्वायर लिखा एरिया के इक्विवेलेंट, और आर के बदले हमने d/2 को मेंशन किया, क्योंकि रेजिस्ट आपका जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, दोस्तों पाई d²/4। डी की वैल्यू हमने पुट कर दी और इनको पहले हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर था तो हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया। फिर जब सारी चीज़ों को आपने पुट किया तो रो की वैल्यू हमें आई 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। एंड इस वैल्यू को जब आपने टेबल से कोरिलेट किया तो हमें देखने को मिला कि ये मैग्नीज की वैद्युत प्रतिरोधकता होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आप अगर आपको वैद्युत प्रतिरोधकता पूछा जाए और बाकी चीज़ें दी हों तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अदरवाइज बाकी चीज़ों को भी अगर रेस्ट ऑफ द थिंग्स दी हों तो आप उसे निकाल सकते हैं। सो बच्चों, आपके बुक का हम 12.6 क्वेश्चन नंबर उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके इस तरह के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अभी भी आपसे पूछे जाते हैं, और जब मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक सर्टेन रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी और जो वायर है या तार के डायमेंशंस में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस में क्या अल्ट्रेशन आ रहा है या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 ओम के प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई अगर दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं। तो
तो पहला स्थिति जो है या पहली जो सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, सिचुएशन 1 है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के इक्विवेलेंट है, और सिचुएशन 2 में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 में डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो हमारा तार है उसकी मोटाई सेकंड में दुगनी कर दी जा रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो थिकनेस था, चलिए हम इसे थिकनेस के तौर पे ही लिखते हैं। अगर यहाँ पर x था तो यहाँ पे हमारी थिकनेस हो जाएगी 2x, और वायर के केस में थिकनेस का मतलब होता है उसकी डायमीटर, तो हम थिकनेस को रिलेट कर रहे हैं डायमीटर या व्यास से। तो अब हमें समझना ये है कि एक रेजिस्टेंस में डायमीटर का क्या रोल होता है। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, R = रो इंटू L/A। तो L मीन्स स्टैंड्स फॉर लेंथ, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, बट A स्टैंड्स फॉर एरिया। तो एरिया आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता करना था, और वायर के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा होता है जो सर्कुलर वहाँ पे कट होगा उसका जो एरिया होता है, और ये सर्कुलर एरिया हम निकालते कैसे हैं, πr² की हेल्प से। सो πr² का जब आप यूज करेंगे तो वहाँ आपका डायमीटर का यूजेबिलिटी आ जाती है। तो डैट मीन्स जो हमारा एरिया है वो अपडेट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरिया A1 लेते हैं और यहाँ पर एरिया हम A2 लेते हैं, एंड अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि एरिया में क्या चेंजेज आए होंगे अगर हमने उसके डायमीटर को x से 2x में चेंज कर दिया। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं। तो A1 क्या होगा, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। d/2 इसलिए हमने किया क्योंकि हमारे पास πr² होता है और रेडियस = डायमीटर/2 होता है। तो यहाँ पर हम d/2 के बदले x डाल देते हैं, x/2 का स्क्वायर, डैट मीन्स πx²/4। अब चलिए इसी तरह से हम A2 निकालते हैं। A2 हमारा हो जाएगा पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, और d की वैल्यू यहाँ पर 2x हो जा रही है। सो 2x/2 का स्क्वायर डैट मीन्स πx²। सो हमारा पहले केस में एरिया है πx²/4, सेकेंड में हमारा एरिया है πx²। सो अगर हम अपने इक्वेशन को लिखें तो अगर पहले केस में R1 अगर लिखना चाहें तो वो क्या होगा, रो L/A1। यहाँ रो सेम रह जाएगा क्योंकि सेम धातु का यूज कर रहे हैं, और L में लेंथ में हम कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, बट चूँकि हम एरिया में चेंज ला रहे हैं तो वहाँ हमने A1 डाल दिया। दूसरे के लिए R2 के लिए क्या हो जाएगा, रो L/A2। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें आपस में तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, R1/R2 = रो एंड रो कैंसिल हो जाएगा, L एंड L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास A2/A1। और अब A2/A1 के बदले हम दोनों की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा πx² डिवाइडेड बाई πx²/4। सो ये कटने के बाद 4/1 आ जाएगा। डैट मीन्स अगर हम R2 निकालना चाहें तो R2 = R1/4 आ गया, और R1 की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, 4 ओम। सो R2 = R1/4, और यहाँ पे R1 के बदले हमने 4 पुट किया, डैट मीन्स हमारा R1 की वैल्यू आ गई 1 ओम। सो लेट्स गो थ्रू द सेम क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जो दोनों सिचुएशंस को अलग अलग पहले इवैल्यूएट किया कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले केस में हमें रेजिस्टेंस दिया गया था जो R1 या 4 ओम है, देन उसमें थिकनेस के बारे में बताया गया था कि पहले के थिकनेस के रिस्पेक्ट में दूसरे की थिकनेस दुगनी है, तो हमने थिकनेस को x माना, और चूंकि ये वायर था तो थिकनेस को हमने रिलेट किया कि ये थिकनेस डायमीटर से रिलेटेड होगी। सो और इसके बेसिस पे हमें पता चला कि ये थिकनेस जो है या डायमीटर जो है वो किस चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है, वो एरिया पे इम्पैक्ट डालती है। सो हमने यहाँ पर A1 का फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। उसी तरह सिचुएशन 2 में R2 हमें निकालना था और थिकनेस हमें दिया गया था 2x। डैट मीन्स यहाँ पे जो डायमीटर था हमारा वो 2x के इक्विवेलेंट था, और एरिया 2 इस डायमीटर के कारण चेंज होता और जिसके कारण हमारे R2 के वैल्यू में अपडेट आना था। सो अब इन पहले A1 और A2 की वैल्यू को हमने कोरिलेट करने का या निकालने की कोशिश की। सो A1 की वैल्यू क्या होगी, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर एरिया क्या होता है आपका πr² होता है, और चूँकि डायमीटर हम यूज कर रहे हैं तो रेडियस = डायमीटर/2 होता है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सो इट बिकम्स पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, डैट मीन्स इट्स d के बदले आपने x को सब्स्टिट्यूट किया, तो पाई इंटू x/2 का स्क्वायर डैट मीन्स πx²/4। फिर हमने सेकंड वाले केस को लिया तो वहाँ A2 निकाला हमने सेम फॉर्मूले को यूज करते हुए, और हमें वैल्यू आई πx²। फिर हम अपने
जो मेन फार्मूला है उस पर आते हैं। हमारा रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर इसके बेसिस पे हम लिखें और उन टर्म्स को हम चेंज करेंगे जो हमारे दोनों सिचुएशंस में अलग हो रहे हैं, तो पहले सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आर वन इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए वन। रो और एल को हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस में रो और एल में कोई अपडेट नहीं आ रहा। रो में इसलिए अपडेट नहीं आ रहा क्योंकि धातु सेम है और लेंथ के बारे में हमें इसमें कोई चर्चा नहीं की गई, तो हम इसे सेम मानेंगे। सेकेंड केस में हमने आर टू इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए टू लिया। अब इन दोनों को आपस में जब डिवाइड किया तो रो इंटू एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर वन इज बाई आर टू इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन। फिर हमने ए टू और ए वन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। सो वी गॉट की आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू 4/1। अब आर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके बेसिस पे, आर टू इज इक्वल टू आर वन बाई 4। आर वन की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया। सो वी गॉट आर टू इज इक्वल टू 1 ओम। सो होपफुली आप क्लियरली समझ पाए होंगे क्या चेंजेस आता है। तो इस बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्यूचर एग्जाम में भी आएंगे, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पे या डायमीटर, रेडियस पे, इवन लेंथ पे किस तरह से वो रिलेट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेज में आपका ये रो चेंज नहीं होगा क्योंकि हम दोनों केसेज में सेम धातु की बात करेंगे या सेम एलिमेंट की बात करेंगे, बट एल और ए के चेंजेस के हिसाब से हमें अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू का अपडेट समझना होगा।